बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। सबसे अहम खबर पाकिस्तान के आवाम के हवाले से जिन पे बिजलियाँ गिरा दी गई हैं, बिजलियाँ, और इतना इजाफ़ा कर दिया गया है, तकरीबन 3 से 7 रुपये 12 पैसे तक का इजाफ़ा है जो मुख्तलिफ स्लेब्स जो हैं उसके ऊपर वो आयद होगा। और ये इजाफ़ा IMF की डिमांड्स के ऊपर किया गया है। IMF ने अभी तक पाकिस्तान के बजट की मंजूरी तो नहीं दी, लेकिन ये जो इजाफ़ा है ये उसी सिलसिले का है। अनफॉर्चुनेटली एक तरफ दूध की कीमतों में बेतहाशा इजाफा है, जो कि ब्लूमबर्ग ने आज से अब से थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया है कि फ़्रांस और जो दीगर यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ के मुकाबले में पाकिस्तान का दूध जो है, जो हम लेते हैं डब्बे का दूध, वो ज़्यादा महंगा हो गया है। महंगाई का इजाफ़ा जो है और महंगाई में इजाफ़ा ये आवाम के अंदर और इज़्तिराब को बढ़ा रहा है। मुआशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी नाहमवारी है, ये महंगाई उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अब ये कैसे होगा और ये बिजली के जो बिल हैं ये आवाम के लिए कितने जालिम साबित होंगे, ये तो आने वाले बिल बताएंगे, जो कि आवाम अब बिल बिला रहे हैं और इस बिल के आने के बाद और बिल बिलाएंगे। आज वज़ीर तवानाई जो हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने सेनेट के अंदर इसके ऊपर कुछ जवाब दिया है, कुछ मरहम रखने की कोशिश की है, लेकिन ये मरहम साबित होगा या नहीं, ज़रा सुनिएगा। हर जून में हमारा रेगुलेटर आपकी एवरेज प्राइस अगले पूरे साल की डिटरमिन करता है। ये बात काबीना में गई, प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म आया कि नहीं, ये बोझ सारे कंज्यूमर्स के ऊपर नहीं पहुंच सकता। 440 अरब रुपए की पूरे पाकिस्तान के लिए सब्सिडीज इंजेक्ट की इस पूरे सिस्टम के अंदर, यानी हर 100 रुपए के पीछे 2 रुपए से ज्यादा का इजाफा नहीं होने दिया। पिछले 3 सालों में प्रोटेक्टेड क्लास की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। 2% से लेकर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के ऊपर 9% तक का इजाफा होगा, क्योंकि पिछले साल का जो टैरिफ था उसका बोझ 6 महीने के लिए हमारे ऊपर आएगा। अगर इंटरेस्ट रेट इससे ऊपर न बढ़ा तो आपकी जनवरी 2025 में कम से कम 2 से 3% ओवरऑल पूल के ऊपर रिड्यूस होंगे। अगर ये इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा, अगर मगर के अंदर पाकिस्तान के अवाम फंसे हुए हैं, तो फिर जनवरी में कुछ रिलीफ मिल सकता है, ये वज़ीर तवानाई का कहना है। अवाम के अंदर ज़ाहिर है कि इज़्तिराब है और इस इज़्तिराब की एक अहम नुमाइंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा आने वाले दिनों में कर सकती है। एक इजाज़त मिली है इस्लामाबाद के अंदर जलसे की उनको, बहुत मुश्किलात के बाद। इसके बाद सुना जा रहा है कि सवात के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगी और लाहौर की परमिशन भी लेगी। क्या ये एक मौका होगा जिसमें कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको पता चले, या तहरीक इंसाफ इसके ऊपर फोकस कर सकेगी? ये एक बहुत अहम सवाल है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ जो आज इमरान खान साहब के हवाले से मामलात हैं उनके ऊपर भी कुछ मुकदमात की तैयारी है। पंजाब की काबीना बगावत के मुकदमात आयद करना चाहती है, दायर करना चाहती है, ना सिर्फ उनके बल्कि तहरीक इंसाफ के दीगर जो रहनुमा है उनके खिलाफ। ये जो मुख्तलिफ सेक्शंस लगाए गए हैं वो गद्दारी के या बगावत के बनते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या इससे कोई मामला उनका हल हो सकता है या नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ जो अहम मामला, ये पंजाब जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके अंदर बहरहाल ये दायर हो गया है ये मामला, इसको चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से भी आज अहम खबर है ट्रिब्यूनल के हवाले से, और ये ट्रिब्यूनल्स जो थे ये बनाए थे इलेक्शन, पंजाब लाहौर हाई कोर्ट ने और फिर इलेक्शन कमीशन ने इतराज़ किया था, दोनों के बीच में तनाज़ा था। आज वो तनाज़ा अपने अंजाम को पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि दोनों के फैसले मुअत्तल। अब इसके ऊपर क्या होगा, ये भी एक अहम मामला होगा, देखने के लायक होगा। इन सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे और खान साहब से दीगर मुश्किलात जो बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों के अंदर इन मुकदमात के तनाजुर में, उससे भी हम उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है, वज़ारत कानून के ताज़ा नए कानूनी मुशीर भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब शोएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और ये भी ट्रिब्यूनल का मामला इनके लिए भी बहुत अहम है, इनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद होंगे मज़हर अब्बास साहब, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार, पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल पे वो भी बात करेंगे, हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे। सबसे पहले शोएब साहब आपके पास आना चाहती हूँ। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो सारे मामलात हैं इसमें आपने देखा होगा, एक तो पतन की ऑडिट रिपोर्ट है जो कि आई है, जिसमें मुख्तलिफ हलकों में बेज़ाब्तगी और मरियम नवाज़ साहिबा का हलका भी उसके अंदर जो है वो कहा जा रहा है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कुछ आपको जलसों की इजाज़त मिली है, ये भी आपको लगता है कि अब कुछ आसानियाँ तहरीक इंसाफ के लिए पैदा हो रही हैं?
نہیں، پہلی بات تو یہ میں پہلے جلسوں کی بات کر لوں. آسانیاں تو ایسی پیدا ہو رہی ہیں کہ پچھلے تقریباً الیکشن کے بعد سے ہم مستقل کورٹ میں ہیں. پہلی ایک ریٹ پٹیشن کی کورٹ نے بھیج دیا کہ جی آپ اس پہ ڈیسائیڈ کریں, ڈی سی نے وہ ادھر ادھر کر دیا. دوسری اپلیکیشن کی, اس نے کہا جی آپ کو مل ہی نہیں سکتا. تیسری پھر کنٹیمپٹ کی. کنٹیمپٹ کے بعد پھر انہوں نے ہمیں روات دے دیا جہاں سے جانا ہی مشکل ہے. وہ جانا دور کی بات ہے کہ وہ ایک انڈر کنسٹرکشن روڈ ہے, وہاں اگر 50 گاڑیاں بھی جائیں تو وہ روڈ بلاک ہو جائے گی. راستہ کوئی اور دوسرا ہے نہیں. اور وہ جگہ جو تھی وہ FWO کی جگہ تھی, جو GHQ سے پرمیشن لینے کے بغیر بھی آپ وہاں جلسہ نہیں کر سکتے. خیر وہ ہم پھر کورٹ میں چیلنج کیا, اور آج ہمیں 26 تاریخ کو کورٹ میں کمٹمنٹ دے کر آئے جی ابھی آج ہم NOC دیتے ہیں. تب ہو گیا. اور سنیں 26 تاریخ سے لے کر آج تک 9 ڈیز ہم نے کم سے کم 20 مرتبہ تھرو SMS, تھرو لیگل نوٹس, ریگولر ان کے دفتر کے وزٹس میں نے اور ہماری ٹیم نے کیے, مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور آج کورٹ میں آج بلکہ عامر مغل کی گرفتاری بھی ہے, میں اسی پہ آ رہا ہوں. پرسوں ہمارا جلسہ ہے اور آج عدالت میں آ کر کے NOC دیا, اور عامر مغل صاحب کو بلایا گیا جی آئیں آپ کو جگہ کا وزٹ کرا دیں. عامر مغل صاحب DC صاحب کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں. DC صاحب نے اور ADC جی نے کہا جی آپ کو AC عبداللہ صاحب بھیجتے ہیں, ساتھ جا کر کے وہ موقع پہ جگہ بتا دیں. اور وہاں سے کوئی آدھے گھنٹے بعد SHO صاحب ہو آتے سکتا ہے شعیب صاحب وہ آپ کے انتظار کر رہے ہوں کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوگا تو آپ کو جلسوں کی اجازت ملے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. SHO صاحب وہاں آتے ہیں, DC سنیں, DC کے آفس پارٹی کے طور پہ آپ اس کو بھی تو اپرچونٹی بنا سکتے ہیں, مثبت اینگل ہے. DC کے دفتر میں وہ SHO آتا ہے تھانہ رمنا کا, آ کر کے اس کو گرفتار کر کے لے جاتا ہے. اور ابھی تک کوئی مقدمہ کسی قسم کی کوئی گرفتاری شو نہیں کی. اور جب ہم پوچھتے ہیں, ان کا بیٹا گیا, ان کے ہم وکلاء بھیجے, انہوں نے کہا جی ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کس مقدمے میں ان کو ڈالا جائے. اچھا, ابھی تک نہیں پتا, کلیئر نہیں ہے. اگر یہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں تو بس مشکلات کم ہوں گی. اور جو دوسری بات پٹن والی آپ نے رپورٹ والی بات کی ہے, اس حوالے سے ایک بات تو طے ہے. دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی فارم 45 کے مطابق, پہلے دن ہم چلے گئے جوڈیشل کمیشن کے پاس, اسی موجودہ چیف جسٹس صاحب جس نے کی سربراہی میں یا ان کی علاوہ کسی بھی بینچ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بننا تھا. ہم نے کہا فارم 45 کے مطابق آپ خود کر لیں یا آپ ہر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو مارک کر دیں, میں نے خط پہ لکھا تھا, مارک کر دیں کہ آپ جناب ان کی آڈٹ کرا لیں. اگر جو درست فارم 45 لے آئے, کیونکہ فارم 45 ریزلٹ ہوتا ہے. مزے کی بات یہ کہ اس میں جو پتن کے ہیں اس میں بہت سارے آپ کے بھی حلقے ہیں, انصاف کے میرے والا حلقہ بھی ہے, میکسیمم ہمارے حلقے ہیں. نہیں آپ کا تو اعتراض بھی ہے نا, جو لاہور کے انہوں نے دیے ہیں نا صوبائی اسمبلی کے 45 حلقے, ان میں تحریک انصاف کے بھی کافی حلقے موجود ہیں. مجھے پتا ہے, میں نے دیکھا ہے. جن کے فارم 45 ان کے بھی اویلیبل نہیں ہے. دیکھیں نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 ہمارے پاس تو ہیں, جو الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرنے تھے, تو ان کے بھی نہیں ڈالے ہوئے. نہ ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کی بےایمانی ہے. چونکہ فارم 45 جو تحریک انصاف کے کامیاب ہوئے ہیں ان کے بارے میں وجہ ہے اس کی. وجہ کیا ہے ان کی بےایمانی کی؟ چونکہ نیشنل اسمبلی میں تو آپ نے بےایمانی کر لی, اب نیچے آپ نے وہ ووٹ کی تعداد ہو گئی, فرض کرو آپ نے اس سے زیادہ دے دیا. مثلا نیشنل اسمبلی کے ووٹ ایک ہی دن پڑتے ہیں نا, نیشنل اسمبلی کے ووٹ نکل رہے ہیں فرض کرو 20,000, وہاں پروونشل اسمبلی کے ووٹ نکل رہے ہیں 10,000. یہ کنٹرڈکشن کہاں سے آ گئی؟ اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے وہ فارم ہی نہیں ڈالے. دیٹ از دی ریزن. سب کے نہیں ڈالے, سب کے نہیں ڈالے, انصاف کے بھی نہیں ڈالے, وہ بھی نہیں ڈالے. ہم تو میں نے ریٹ پٹیشن فائل کی. بیرسٹر صاحب دو باتیں, ایک تو بجلی کے اوپر سر, یہ جو ایک تو ان کو اجازت مل جانی چاہیے تھی پہلے. میں ان کا حامی تھا اسما بہن, اور میں کہہ رہا تھا کہ ان کو پریڈ گراؤنڈ دے دیا جاتا, لیکن ان کی خواہش کے مطابق ان کو ترنول میں جگہ مل گئی. اب یہ ترنول کی ایڈورٹائزمنٹ جو ڈے 1 سے انہوں نے کی ہوئی, اور یہی کہتے تھے کہ ہمیں ترنول میں جگہ دی جائے, اور ترنول میں مل گئی. آپ پریڈ گراؤنڈ دینے کو تیار تھے؟ میں نے تو کہا تھا کہ میرے سے وکالت بھی کرا لیں, پریڈ گراؤنڈ بھر کے دکھا دیں. سنیں, اچھا بھرنے کا آپ کہہ رہے ہیں نا, دینے کا نہیں. اور دینے کا بھی کہا تھا کہ ویسے اسلام آباد کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن میں جو ہے وہ تھا. آپ ڈی سی صاحب سے بے شک پوچھ لیں, آپ کی گورنمنٹ ہے. چلے وہ میں پوچھتی ہوں, مگر یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیسے اچانک 26 تاریخ کے بعد سے اب تک جو ہے وہ آپ نے یہ فیصلہ کیا, یعنی یہ فیصلہ ہو کیسے کیا؟ دیکھیں یہ خود عدالت کے, یہ اب جب معاملہ سب جوڈس تھا اور ڈی سی صاحب کو بھی عزت مآب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلایا, وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا جو بھی رپلائی وغیرہ جمع کروایا تھا, تو اب ریکارڈ کا حصہ ہے.
उस पर मैं कुछ ज़्यादा तबसरा तो नहीं करूँगा, क्योंकि आज ही उसकी हेयरिंग और उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है और कहा गया है कि इनको इजाज़त मिलनी चाहिए। और मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ कोई परेशानी नहीं है, नहीं हमें क्या परेशानी। ये अब एतराज़ पता है अस्मा बहन क्या आ गया, अब ये आ गया कि ये तो एक दिन रह गया और हमें जो है जलसा करने के लिए अब हाथ पांव फूल रहे हैं। ये तो इतनी मकबूल पार्टी है, तो खुश हैं, ये तो इतनी मकबूल पार्टी है जो कि कहती है कि हम एक कॉल पे जो है पूरी जो है रोड्स भी भर देंगे और मैदान भी भर देंगे और एक कॉल पे लोग निकल आएंगे। लाहौर से भी लोग आ रहे हैं, मैंने जो पता नहीं मैं किसी का बसरा साहब का शायद पढ़ी थी। तो अगर ऐसा है तो फिर तो आप पूरे पाकिस्तान से आना चाहिए, तो फिर तो मुश्किलात आपके। मैं नहीं समझता हुकूमत के लिए कोई। आपके नवाज शरीफ साहब आए थे, आप ही की बात कर रही हूँ, मुझे ये बताया ना कि बिजली के बिलों में इजाफा, और आप ऊपर से ज़ाहिर है कि तहरीके इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात और अपोजिशन जमात है, उसके ऊपर आप जलसों पे पाबंदी भी लगा देंगे तो ये अवाम की वेंटिलेशन कैसे होगी? ये तो अवाम के लिए एक आवाज़ बन रहे हैं वो। देखें, ये अवाम के जज्बात के साथ जिस तरह इन्होंने पहले भी कई दफ़ा खेला, ये अभी भी सिर्फ अवाम को एज ए फ्यूल एंड टूल इस्तेमाल करके जो है अपने सियासी मकासद को हासिल करने के लिए अगर अवाम को इश्तियाल दिलवा रहे हैं, और दिलवाया भी 9 मई का वाक़या आपके और मेरे सामने है और कौम के सामने है। लेकिन अगर ये दोबारा कोई ऐसी गलती करते हैं, ये याद होगा आपको कि अपोजिशन में जब ये PDM का टाइम था, इन्होंने बिल जलाने की जो है वो तकरीब कारी की, उसके बाद इन्होंने कहा कि ये बिल भी जलाएं, ये बिल भी फाड़ें और ये भी करें। तो माज़रत के साथ किसी मुहज़्ज़ब माशरे में जो है तो क्या करें मुहज़्ज़ब माशरे में? आप देखिए ना, मैं आपसे एग्री करता हूं, क्लास के टिकट्स आप दे रहे हैं, मैं एग्री करता हूं, मैं एग्री करता हूं को, बड़े बड़े लोगों को, और आप दूध लोगों का महंगा, बिजली महंगी, मतलब लोग किधर जाएं? मैं एग्री करता हूं, ये एक गैर मामूली जो कीमतों में जो है इजाफा हो रहा है अशिया खुर्दोनोश की, क्योंकि हमने कम तो किया 38% से 11% पे हम इन्फ्लेशन को लेके आए, ये नहीं है कि हम नहीं लेके आए। लेकिन अब बात ये है, जो एक बड़ी खूबसूरत बात उस दिन वज़ीर आज़म साहब ने की, हम लोगों की यंग पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा आपके तमाम तर प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी मदद करूं, आप आवाम से वादे करके आए हैं, आपने प्रोजेक्ट्स देने हैं, आपने काम करने हैं आवाम के लिए, लेकिन इशू ये है कि बदकिस्मती ये है कि हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं और उधार लेके ही अगर आपने घर चलाना है तो इंसान की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन जिससे उधार लेंगे कुछ उसकी भी शराइत माननी पड़ेगी, कुछ अपनी मनवानी पड़ेगी। एक बात सिर्फ करूंगा, 68% आपने प्रेसिडेंसी के बजट बढ़ा दिया, आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट बढ़ा दिया तकरीबन 48%। वो ना वज़ीर आज़म की जेब में जा रहे हैं, ना सदर की जेब में जा रहे हैं भाई। जो वहाँ पे मुलाजिम हैं, वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, कमाल की बात है, जो उनके जो बाकी लवाज़िमात पूरे करने होते हैं, वो आपने टैक्स हर एक के पे लगा दिया, जो 25,000 तनख्वाह वाला है उसको भी लगा दिया, जो प्रॉपर्टी बेचेगा खरीदेगा जो सिविल ब्यूरोक्रेसी का है या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का, उनको आपने एक्सेप्ट कर दिया। अच्छा, फिर उससे आगे चलें, आपने गंदम स्कैंडल में ही $1 बिलियन खा गए। अगर आपने अपनी तनख्वाहें बढ़वा दी, आपने अपनी तनख्वाहें, IMF ये कहता है, लेकिन IMF ये कहता है कि अपने मराहत बढ़ाते चले जाओ और अवाम को जलील करते चले जाओ। अवाम ये नहीं कहता। साहब ये तो हर हुकूमत में कहता है ना, IMF ने हर हुकूमत का बजट, एक बात का और, ये तो आपकी हुकूमत जब थी जब भी IMF का बजट था, इनकी हुकूमत में भी IMF का बजट अलग बात है। आप अपनी मराहत बढ़ाते जा रहे हैं, आप ऑप्टिक्स के लिए करने को तैयार नहीं है। 500 अरब रुपए आपने और आपने गंदम स्कैंडल के ऊपर $1 बिलियन खा गए, दुबई लीक्स में $12.5 बिलियन आ गए, और आप लोग पैसा इधर से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए खाए जा रहे हैं। और अवाम के ऊपर मुझे बताएं, दूध एक आम आदमी की जरूरत नहीं जी, और उसके ऊपर आप इतना बड़ा जुल्म ढाएंगे। और मैं तो यकीन करें कि मतलब मैं खुद जो है एक वालिद हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, दूध की कीमतों में इस तरह बेपहा इजाफा, मैं तो इसको डेफिनेटली तो आप तो आए थे महंगाई मुकाओ शायद IMF कोई हमारी बात सुन लेना, शायद आप अब फ्रांस से और इटली से जो है ज्यादा दूध महंगा यहाँ पे हो चुका है। अच्छा, ये कहते थे, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, शुक्र है आपने इसको तस्लीम। मैं एग्री करता हूँ, जो चीज गलत है वो गलत है। ये इंतशार है। मुझे बताएं, जब ये महंगाई मुकाओ मार्च आए थे PDM-1 की सूरत में, इन्होंने गरीब को मुका दिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बाद जो कहती है आधी आबादी आपकी सतह गुर्बत से नीचे चली गई है, ये कह देना आसान है। वाकई गुर्बत की इस लकीर से नीचे जाने वाले शख्स से पूछें
کہ کیا وہ دن میں ایک دفعہ کھا سکتا ہے؟ یہ تو اب میں تو بار بار اب چونکہ اب ان کی حکومت ہے انہی پہ فوکس کرنا ہے، مگر کون سی حکومت پاکستان میں آئی ہے جس نے غریب کا سوچا ہے؟ مجھے دیکھیں آج جو کچھ ہو رہا ہے نا، 76 سال میں اتنی ظلم بیمانی بدماشی نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، دیکھیں آپ اپنے گھر میں رہتے ہو نا، اگر کوئی اپنے گھر میں رہتا ہے تو وہ اپنے گھر کا بجلی کے بل کی صورت میں اور گیس کے بل کی صورت میں وہ کرایہ ڈبل ادا کرتا ہے، وہ نہیں دے سکتا۔ یہ جو آج صورتحال ہے لگ بگ جاتا ہے، بجلی کے بل دینا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ اب بجلی کا بل جو ہے نا وہ ایک بہت لگژری بنتا چلا جاتا ہے۔ ایبسولوٹلی، ایون کہ آپ سولر بھی لگا لیں لیکن پھر بھی اس کے ساتھ وہ کمپنسیٹ نہیں کرتا۔ آسما بہن پرابلم اب یہ آ رہا ہے، ایسی صورت میں دیکھیں نا، آپ نئے مقدمات کی بات بھی کر رہے ہیں، دیکھیں نئے مقدمات، میں نے اس کا اندیہ میں نے اپنی پریس کانفرنسز میں مختلف ٹی وی شوز میں بارہا دفعہ میں نے اس کا اندیہ دیا تھا۔ کیوں یہ قانون اور آئین کے مطابق ہے۔ جو شخص میوٹنی پہ پاکستانی قوم کو اکسائے گا، جو شخص ملک توڑنے کی باتیں کرے گا، جو شخص ملک سے غداری کے مرتکب پایا جائے گا، جو شخص ایسی ٹویٹس کرے گا 1971 کے ساتھ مطابقت دے گا اور پھر دوبارہ ایک رائٹس کرنے کی، ایک دوبارہ افسوسناک واقعہ جو 9 مئی کے برپا کرنے کی کرے گا، تو واضح طور پر مقدمات تو بنیں گے، مقدمات تو بننے ہیں۔ یہ پنجاب حکومت کا فیصلہ ہے جو کہ ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہو گیا ہے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ بغاوت اور غداری کے یہ سارے سیکشنز وہی ہیں نا، 121 جی ہیں بالکل، لیکن اگر یہ چیلنج کیا تو وہ چیلنج میرے علم میں نہیں ہے، وہ چیلنج میرے علم میں نہیں ہے، لیکن کیبنٹ کا اپروول ہے، کیبنٹ کا اپروول ہوا ہے اور یہ ہونا ہے تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہ ہو، نہیں تاکہ ان کو ان کے کہے اور کیے کی وجہ سے ان کی جو قانون اور آئین کے مطابق جو انہوں نے اس کی وائلیشن کی ہے اس کی سزا شعیب صاحب۔ اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب جلدی رہا نہیں ہو رہے، خان صاحب انشاءاللہ جلدی رہا ہوں گے، لیکن ایک بات بتا دوں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے انہوں نے ذرا سبق نہیں سیکھا۔ وہ خان صاحب صحیح کہتے ہیں، تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ آپ اس وقت آربیٹری ڈیٹینشن کر رکھی ہے، یونائٹڈ نیشنز کے آپ ممبر ہیں۔ آج جب آپ مقبوضہ کشمیر کی بات کرو گے نا، دنیا آپ کے اوپر اٹھا کر کے یہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن اٹھا کر آپ کے منہ پہ مارے گی۔ وہ ایڈوائزری گروپ کا اوپینین ہے، انسبسٹینشیٹڈ یونائٹڈ نیشنز کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس میں یونائٹڈ نیشنز خود جو ہے لا تعلقی کا اظہار کر چکی ہے۔ آسما میں انہوں نے کیا ہے لا تعلقی کا اظہار، لیکن جو یہ کچھ آپ نے اس ملک کا چہرہ داغدار کر دیا ہے، اس میں سورس بتاتے ہیں، سر سورس ڈسکلوز ہی نہیں کرتے۔ اچھا ایک صوبہ آپ کے پاس ہے، کون ہے اس پوری رپورٹ کا؟ ایک صوبہ آپ کے پاس ہے، کل یہ کام ہم کریں گے آپ کے ساتھ، جب مریم کے خلاف، جب نواز شریف کے خلاف، شہباز کیا شریف کے کچھ خلاف، نہیں جب کیا آپ ہم یہ لوگوں نے ان کے خلاف، ان کو تو دیوار سے لگایا تھا، کمروں میں آپ لوگوں نے کیمرے لگائے، اس کے بعد جیلوں میں آپ نے جلنے سڑنے کے لیے رکھ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ میرا نہیں تھا، وہ آپ کا تھا۔ جب ان کی لیڈرشپ تھی تو کوئی ایسی یو این کی قرارداد نہیں آئی، ایسا ہی ہے نا؟ اس لیے نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ اس لیے نہیں آئی کہ ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا کو چھوڑے نہیں، اس سے زیادہ بدتر آسما بہن، اس سے زیادہ بدتر سلوک ہمارے ساتھ، ہم نے یہ لابینگ فرمز اور میں کریں دیکھیں کشمیر کے اوپر آئی کوئی ایسی آپ کے دور کے دوران؟ فلسطین پہ نہیں آئی، آپ کے دور میں میں جواب دے دوں سر کیوں نہیں آئی اس کے؟ میں یونائٹڈ نیشنز کا سربراہ ہوں سر، آپ کی پارٹی نے اتنا بڑا مقدمہ جیتا ہے وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو۔ جب آپ نے اپنے کرتوت درست نہیں کریں گے نا تو یہ چیزیں رہیں گی۔ مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، آپ نے ان لوگوں نے خود مانا ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے، اس کی رسیدیں دیں گے، اس کیس میں اگر کسی کو جیل میں جاتا ہے مجھے بتائیں کہ کیوں نہ وہ کرپشن کے کیس نہ ہوں۔ اچھا دوسری بات، مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو ہوں، نواز شریف ہوں، بے نظیر بھٹو ہوں، آصف زرداری ہوں، یہ سب نے مقدمات بھگتے ہیں، سب جیلوں میں گئے، اصلی تھے نا، میں کب ہوئی ہے قرارداد؟ 5 اگست 2019 کی یاد کروا دیں۔ آپ کل کو یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہاں پہ 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے ہو رہے ہیں، لہٰذا ٹروپس یو این کے یہاں پہ آ جائیں، یہ بھی قرارداد جا سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں کس نے اختیار دیا ہے کہ احمد فراد کا کیا جرم تھا اس کو اٹھا لیا، عمران ریاض کا کیا جرم تھا اس کو اٹھا لیا، اظہر مشوانی کے 2 بھائی پروفیسر جو پالیٹکس میں نہیں ہیں ان کو کس نے اٹھایا ہوا ہے، آج بھی غائب ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں شہباز گل پالیٹکس میں تھا، آپ نے اس کے ساتھ جو بھی کیا، مطیع اللہ جان کا کیا ہوا تھا؟ مطیع اللہ جان 24 گھنٹے میں باہر آ گیا، بالکل میں نے خود ہمارے گھروں میں 2 دفعہ گھسے تھے۔ عمران خان سے میری بات ہوئی، اس نے کہا جو ہی مجھے پتا چلا میں نے کہا ہی مسٹ بی پلیسڈ بیفور دی کورٹ۔ بھائی اور کیا ہوتا ہے، ایجنسیاں کیا کرتی ہیں؟
उसको जो ही पता चला उसने को भी मतलब लापता कर 24 घंटे के अंदर ही वाज रिलीज्ड। अच्छा मुझे बता दें आज किधर हैं, आज किधर हैं वो लोग? देखें जब आप सुन लें, चीजें बहुत खराब हो रही हैं इस वक्त और ये हुकूमत जिम्मेदार है इसकी, ये हुकूमत जिम्मेदार है इसकी। अच्छा ये बात मुझे बताएं, ये खराबियां केपी में क्यों नहीं हो रही? ये मैं अब आपकी तरफ आ रही हूँ। अच्छा कल हम यही जी मुझे शेख साहब मुझे तो सवाल करने का, मैं आप ही की बात आगे बढ़ा रही हूँ। एक बात आप देखें जो कुछ ये कर रहे हैं, कल यही कार्रवाइयां हम केपी में शुरू कर देंगे, फिर जब इनकी चीखें निकलेंगी कहेंगे कि ये गलत कर रहे हैं। केपी में ठीक ही क्या हो रहा है या हो ही क्या रहा है? अगर आप बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइए, बगावत और गद्दारी के मुकदमे हमने अंग्रेज दौर में तो सुने थे, इस दौर में पिछले दौर में भी हमने सुने थे, हम पे खुद मेरे पे गद्दारी का मुकदमा हुआ था, लेकिन अब आप सियासी लीडरशिप के ऊपर ये मुकदमे करेंगे? देखें सिर्फ इसलिए इन्होंने केपी की बात की, मैं थोड़ा सा इसका जरूर जो है पहलू आपके सामने पेश करूंगा। केपी से किस किस्म की शुनीद आ रही है? केपी से जो पॉलिटिकल वॉइस आ रही है या जिस तरह की एक कह लें ज़बान या डिमीनर शो किया जा रहा है आप के सामने है। उनके जो सीएम हैं वो कभी कहते हैं कि हम इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे, फिर कहते हैं कि मैं उल्टा लटकाऊंगा। जवाब देना सर आप। अहमद फरहाद बाजियाब हो गया। अहमद फरहाद गिरफ्तार क्यों हुआ? देखिए उसकी जो केस उसका पहले अब्डक्ट AJK में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो उसका केस है वो ऑब्वियसली एक लीगल केस था। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मजहर साहब अब दौर कोई भी हो, इसी तरह की बातें हैं जो हम सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, वो मुआशी हों, मुआशरती हों, सियासी हों, आपको लग क्या रहा है सर ये जो इस्तराब है ये बढ़ रहा है, इसका नतीजा क्या निकल सकता है? शुक्रिया आसमा, आपने ये बात की, मुझे वो जालिब का शेर याद आ गया, कहाँ कातिल बदलते हैं फ़कत चेहरे बदलते हैं, अजब अपना सफ़र है फासले भी साथ चलते हैं। बिल्कुल। देखिए मैं अभी दोनों की बातें सुन रहा था, मैंने मुकम्मल बात तो नहीं सुनी, लेकिन चीज़ ये कि किसी ने गलत किया तो क्या मैं उसी को रिपीट करूँ? असल चीज़ जैसे जलसे से शुरू कर देते हैं। जो कवानीन हमने इस मुल्क में नाफिज किए हुए हैं इन जलसों को रोकने के लिए, जुलूसों को रोकने के लिए, मुजाहरों को रोकने के लिए, ये वो सारे कवानीन हैं जो अंग्रेज़ों ने बनाए हुए हैं। जी हाँ। और किसी एक हुकूमत ने आके इन कवानीन को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। आप सेक्शन 144 उठा लें, आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उठा लें, आप बेइंतहा कवानीन, यानी मैं जब अपोजिशन में होता हूं तो मुझे ये कवानीन हर्ट करते हैं, जब मैं हुकूमत में आता हूं तो मैं इन कवानीन को अपने ही मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करता हूं। जब तक ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ से ख़त्म नहीं होगा, आज शोएब शाहीन साहब जो है वो अपोजिशन में हैं तो सेक्शन 144 बुरा लग रहा है और बहुत से कवानीन बुरे लग रहे हैं, और हैं बुरे कवानीन। मतलब एक अगर डेमोक्रेसी है तो इनको क्यों नहीं इजाजत हो जलसे की, इनको क्यों नहीं इजाजत हो जो पुरअमन एहतजाज की? बिल्कुल। लेकिन इसमें कहाँ रुकावट है? वो सेक्शंस रुकावट है, वो कवानीन रुकावट है जो कल जब आपकी हुकूमत थी तो वो कवानीन आपने अपने मुखालफिन। यही सवाल PMLN के जो हमारे बैठे हुए हैं मुशीर कानून इंसाफ, भाई उन कवानीन को क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? जो कवानीन कल आपके गले पड़े थे, जिन कवानीन के तहत कल आपको गिरफ्तार किया गया था, आपको इलीगली डिटेन किया गया था, तो आज तो हुकूमत में आने के बाद आपको उन कवानीन को खत्म करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कल फिर आप अपोजिशन में होंगे, ये बात है। मगर अब खान साहब के हवाले से है, क्योंकि उनकी रिहाई की बात सुनने में आ रही है ना कि वो जल्दी शायद उनकी रिहाई होगी और उसके बाद फिर शायद ये नए मुकदमात की तैयारी है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ। आई एम सॉरी, आप बहुत देर से हमें पता है आप फंस गए थे ट्रैफिक में, लेकिन वापस आके आपसे ही बात करेंगे शुरू इसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में एक बहुत अहम बात की है इमरान खान साहब के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मजहर अब्बास साहब भी हैं और दीगर मेहमान भी हैं।
मसब ये जो नए मुकदमात हैं, ये इस बात की तैयारी है कि ज़ाहिर है कि एक दो मुकदमात रह गए हैं, एक ही मुकदमा खान साहब पे। कल राना साहब ने कुछ बात की, मैं सुनवाना चाहती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ, ज़रा सुनवाइएगा। खान साहब अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने का एजेंडा है उसके ऊपर कारबंद रहेंगे। इन हरकत के ऊपर कानून के मुताबिक बनता होगा वो तो फिर बनता रहेगा। ये तो मफरूजा है ना कि रिलीफ मिलता चला जाएगा। क्या कहते हैं आप मसब? आसमा, ये जो रवैये है ना, मैंने पहले बीच में एहसन इकबाल साहब की का जब ये बयान आया था कि जी अगर मुल्क को आगे बढ़ना है तो खान साहब को 5 साल के लिए जो है जेल में रखना पड़ेगा। इसी तरह एक और वजीर का, ये बड़े हैरानकुन बयानात हैं। इससे ये बात, इस बात को तक़वियत मिलती है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस आप बना रहे हैं। जब आपके मिनिस्टर, चाहे आप रखें, अगर आप किसी तरह रख सकते हैं उनको रखें, लेकिन जब आप पब्लिकली ये बात करें और पब्लिकली इस तरह बात करें तो जब भी कोई इस तरह के मुकदमे में आप उनको डिटेन भी करेंगे और बहुत सी चीज़ें, मैंने कहा ना कि कवानीन आपके पास ऐसे मौजूद हैं कि जिसके तहत ये कार्रवाइयाँ होती हैं, तो वो उससे नुकसान होगा। आप इंटरनेशनली देख लें ना, इंटरनेशनली अब आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं ना। तो जब आपके मिनिस्टर्स खुद ये बयान देने शुरू करें, इस तरह के बयान देने जो बिल्कुल गैर ज़रूरी मेरे नज़दीक, भाई कानून अपना रास्ता ले रहा है ना, कानून को अपना रास्ता लेने दें। आपका बहुत सिंपल सा ये है कि जी ठीक है, अगर उनको बेल हो जाती है, उनका एक्विटल हो जाता है तो वो बाहर आ जाएं, हम उन्हें नहीं रखेंगे। बात कानून के मुताबिक अगर वो अंदर रह सकते हैं तो मतलब जब तक उनके केसेस चल रहे हैं। जो हमारे यहाँ एक पब्लिक डिस्कोर्स है ना, हम जो ऑप्टिक्स देते हैं वो इतने नेगेटिव ऑप्टिक्स देते हैं कि जो हम खुद अपना नुकसान कर रहे होते हैं विदाउट प्लानिंग कि आप ये बात बैरिस्टर साहब की, अब ये ज़ाहिर है कि एक पहले से परसेप्शन बन गया है कि खान साहब को अगर ज़मानत मिल भी गई तो फिर भी रिहाई नहीं। ऊपर से ये नए मुकदमात जो आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो बातें उन्होंने की हैं उसकी बुनियाद के ऊपर मुकदमात बन सकते हैं और उनको सज़ा भी हो सकती है। जो पुराने मुकदमात हैं उनके ऊपर आपको कोई कामयाबी नहीं मिली? नहीं, चल रहे हैं। देखें, 190 मिलियन पाउंड का अलकादर ट्रस्ट का जो केस है उसमें गालिबन मेरे ख्याल से 3-4 जो हैं विटनेसेस रह गए हैं जिन पे जिरा होनी है, और वो उसके बाद डिफेंस स्टेटमेंट्स हैं, और उसके बाद वो तो ओपन एंड शट केस है ना। वो तो साफ नज़र आ रहा है कि शहजाद साहब के, सर एक सेकंड मुझे अगर अलाउ करें, परमिट करें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो ओपन एंड शट केस है क्योंकि आपने देखा कि शहजाद अकबर साहब ने मैनेज किया, मैनूवर किया, हुकूमत पाकिस्तान के पैसे लैंड होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फिर उन पैसों से फाइन दिया जाता है। वो पैसे की ट्रेल भी मौजूद है, उस ट्रस्ट के सिग्नेटरीज और ट्रस्टीज भी मौजूद हैं, और वाज़े तौर पे जो लोग इस पूरी ट्रांजैक्शन का हिस्सा थे वो सबके सामने है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। वो तो एक बड़ा क्लियर कट केस है। साइफर का जो केस जो है उसके अंदर भी, लेकिन साइफर के केस में तो फिर ये नए मुकदमात क्यों? आपको इतना यकीन है उसके ऊपर कि वो मुकदमात, जिस तरह राना साहब ने अभी आपने सुनवाया कि कल उन्होंने आपके प्रोग्राम में ये बात की, अब वो एक शख्स अपनी हरकत से और सकनात से बाज अगर नहीं आ रहा और वो गलती दर गलती जानबूझ के करना चाह रहा है और कर रहा है, तो फिर तो ऑब्वियसली अगर कानून की उसकी जुरिस्डिक्शन में अगर देखा जाए, अगर कोई वाक़तन कोई कानून की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर डेफिनेटली मुकदमात तो बनेंगे। शोएब साहब, ये कठपुतली हैं एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के, जो इनको एक इशारा होता है इन्होंने करना है। ना इनकी कोई हैसियत है, ना ये जीते हुए लोग हैं, हारे हुए ये लोग हैं, 1-1 लाख वोट से हारे हुए हैं और इनको उठा करके मुसल्लत कर दिया गया है। आप मुझे बताएं कि अगर इमरान खान इस मुल्क का गद्दार है ना, तो फिर 85% आवाम गद्दार है इस मुल्क की। आज पब्लिक, आप कोई एक सर्वे उठा लें, कहीं चले जाएं, आपको नज़र आएगा कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट इमरान खान की है। हम लोगों ने वोट दिए हैं, हम पब्लिक जो बोल रहे हैं इदारों के खिलाफ कानून का मुताबिक बोल रहे हैं, और जो 9 मई को जो इंस्टिगेशन का उनके ऊपर इल्ज़ाम है, 9 मई के लोगों को उकसाया, 9 मई के 80% केसेस में वो या वो बरी हो गए हैं या वो उनमें जमानतों में हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि अदालतों में है ना, अदालतों में केसेस हैं। अब उसके अलावा और क्या करना चाहते हैं?
और 9 मई का ड्रामा या एस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ था या इन PDM की कठपुतलियों का था, क्योंकि इनको पता था कि इलेक्शन होने जा रहे हैं 14 मई को, उनने उससे पहले करा के और कंटेम्प्ट से बचना था, उसके लिए उन्होंने ड्रामा मैनेज कर लिया। इसलिए हम पहले दिन से सुने, हम पहले दिन से इसलिए हमने ये कुछ नहीं कहा, हमने कहा जी आए जुडिशल कमीशन बनाएं, जिसके खिलाफ एविडेंस आए उसको सजा दे दें, लेकिन इन्होंने नहीं बनाने दिया, नहीं बनाया। आज तक हमारी पटिशन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। खान साहब जब पेश हुए नैब वाले केस में, उन्होंने सबसे पहले कहा कि जी आप 9 मई के ऊपर मेरी जो पटिशन है वो फिक्स कर दें, आज तक नहीं हुई। दूसरी बात मुझे बता दें, जो कुछ है कानून के मुताबिक मुझे बताएं 203 मुकदमात बना डाले, हर केस में 700 पौने 800 के करीब इन्होंने टॉक शोज किए हैं सिर्फ घड़ी के ऊपर बेचने के ऊपर, ठीक है, किधर गया वो सारी चीजें। लेकिन ये जो 203 मुकदमात थे इनमें सब पे रिहाई हो गई, सिर्फ एक रह गया, सिर्फ एक रह गया इद्दत वाला केस। 203 के 3 में रिहाई हो, सब में या वो बरी हो गए या उनमें जमानतें हो गई, दोनों, और एक केस सिर्फ बाकी बच गया है। अगर आपके केसों में जान होती नहीं, तो मगर आप ये भी तो माने कि आपको इंसाफ की फराहमी भी तो हो रही है ना, जो कि ये कहते हैं कि इनकी दफा कोर्टों में नहीं, हमने देखा भी मुंह छुपा के लोग जाते थे और कैमरे उनको पकड़ते थे। आसिफ रशीद चौधरी इसी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, इतना बड़ा सहाफ़ी है, वो आपको तस्दीक कर देगा उसकी वीडियो, और उसको भुगतना भी पड़ा। पहली बात तो यह है कि कोई पाकिस्तान की तारीख में एक लीडर बता दें जिसके ऊपर 203 मुकदमात बने हों, ही इज द ओनली वन। ये 203 आपने क्यों मुकदमात बनाए? देखिए जितने, अब ये तो नहीं है कि ये हमारी कोई ख्वाहिश पे रिपोर्टेडली या कह लें एलिजिडली 203 है, 203 ही मुकदमात की है जो रिपोर्टेड है। अब उसमें कई मुकदमात में जिसमें जिक्र किया, तो ये देखें ना, कईयों में उनकी बेल हो गई है, कईयों में बरीयत भी हुई है, जो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, और उसके साथ साथ दूसरी जो चीज़ है, कईयों में इनकी सज़ा मुअत्तल हुई है, इनको खुली छूट नहीं दी गई, सजा की मुअत्तली जो है जब केस ही मजबूत नहीं होगा तो उनको तो कई दफ़ा अगर सजा होती है 3 साल होती है, तो कानून में ये रिलैक्सेशन मौजूद है कि अगर मेन अपील फिक्स नहीं हुई और क्योंकि सज़ा इंसान काट रहा है तो वो मुअत्तल कर देते हैं कि उसका बेनिफिट, क्योंकि अपील तो जब सुनी जाएगी तो सुनी जाएगी, तो उसका बेनिफिट जो है जो है अकाउंटेड फॉर पीरियड के लिए जो है वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिहाइंड बार्स ना रखा जाए। जहाँ पे आप साइफर की बात करते हैं, साइफर का तो अपना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसमें अपील ही मौजूद नहीं है, और मैं तो हैरान था कि ऑब्वियसली उस तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए जिस तरह का फैसला आया, ये कहते हैं ना कि बार बार प्रोसिक्यूटर कह रहा था कि इसको रिमांड बैक कर दें, वो ये वजह थी, इस वजह से कहा जा रहा था क्योंकि अपील का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था इस वाले केस के। जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एपेलेट अथॉरिटी से ये क्यों कह रहे थे कि आप रिमांड कर दें? आप तो कहते हैं कि आपको अख्तियार ही नहीं है, आप अपना केस डिसमिस करें। ये भी कहा था, ये वहां पे आर्गुमेंट हुआ था कि इसमें इस कानून में जनरल जब आया, प्रोसिक्यूटर जनरल आया, जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह। अच्छा मैं एक छोटी सी ब्रेक सर आ गई है। अपील के ना होने के ऊपर पहले अपील कानून में ही नहीं है, नहीं है, सुन लें, नहीं सुन लें ना, अब हमने फैसला करना है या जज करेंगे। सुन लें, पहली बात यह है कि उन्होंने ये एतराज़ उठाया, इसके ऊपर जजेस ने डिटेल सुनने के बाद फैसला दिया कि ये अपील प्रोवाइडेड भी है और हम इसको सुन सकते हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में बेंच था, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, और उन्होंने ये फैसला दिया, और फैसले के बाद जब वो केस चला, अब पीटीआई अभी वो जज साहब जो है उनके खिलाफ, एक के खिलाफ कैंपेन चल रही है, कभी चीफ जस्टिस के खिलाफ चलती है। अब मसला ये कि इस वक्त जो सबसे बड़ी ताकत है ना शोएब साहब, वो आपका सोशल मीडिया है, जो हर एक के खिलाफ कुछ ना कुछ चलाता रहता है और इतना प्रेशर बिल्डअप करता है कि जज, जर्नल, जर्नलिस्ट जो भी है इस वक्त वो दीवार के साथ लगते हैं। इसको तो माने सर, पहली बात तो ये है कि जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, जिस तरह प्रिंट मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ हैं, आप पिछले 2 साल से मुझे बता दें, इमरान खान का नाम लेना, मैं लेती हूँ इमरान खान साहब का पहले दिन से ले रही, आप चलाएं तस्वीर उसकी, बेशक उसके खिलाफ बात करके तस्वीर चलाएं, और हम चलाएं उसकी वीडियो, प्रोग्राम में बेशक उसके खिलाफ बोलें, प्रोग्राम में आप नहीं करते, लेकिन जिस अंदाज से सुने ना, जिस अंदाज से पाबंदियां हैं वो सबको पता है। हमें सोशल मीडिया को ये क्रेडिट जाता और प्रोपेगेंडा जो है ना, सुने, ये क्रेडिट जाता है। ये तो मेरा और मजहर साहब हम इस पे बड़ी बात करते हैं, और हमें मजहर साहब से हम सीखते भी हैं कि सहाफ़त का काम जो है वो ना एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाना नहीं है, कहीं ना कहीं हमें को भी देखना पड़ेगा बहरहाल। लेकिन एक छोटी सी मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद इसको कैसे देखा जा सकता है इस पर मैं मजहर साहब से भी बात करूँगी, और साथ ही साथ में कि क्या हुकूमत वाकई बहुत डरी हुई है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से, उनके बानी से, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
बैक एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वकील साहब बताइएगा कि अब ये फैसला हो गया ट्रिब्यूनल का, तो अब ये मामला मतलब इसमें जो एक रिफ्ट थी पहले हाई कोर्ट की और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की, अब वो तो और इलेक्शन कमीशन की वो तय हो जाएगी। मैं समझता हूँ तय हो जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये 219 में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं या उनकी जो इस्तिकाक है, वो इस्तिकाक उन्हीं का ही है। ये दोनों इदारे जो थे एट ऑड्स थे और इनको एट ऑड्स नहीं होना चाहिए था। अल जिहाद ट्रस्ट केस में वाज़े तौर पे मीनिंगफुल पर्पसफुल जो कंसल्टेशन है, जो एक मुशावरत का तरीक़ाकार बताया गया है और उसमें है कि आपको एक ऐसी मुशावरत करनी है जो कि मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल हो। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और उसमें बामानी का फैसला कौन करेगा? बामानी का फैसला मेरे ख्याल से मीनिंगफुल का ही मतलब बामानी है और वो ऑब्वियसली आपस में डिसाइड करके वो उन्होंने होना है। लेकिन आई थिंक थोड़ी सी एक जुरिस्डिक्शन जो है वो जो उससे बाहर निकल रहे थे दोनों ही इदारे, तो अपनी अपनी हदूद से बाहर थे। लेकिन ये कि अब बेहतर हो गया है कि मैं समझता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक सेक्शन 140 है, आर्टिकल 219 है, उसके मुताबिक ये है। अच्छा, अब खान साहब के ऊपर भी बता दें कि अगर वो उनकी रिहाई हो जाती है मुमकिन आखिरी केस में, तो फिर और केसेस भी हैं तो अंदर नहीं। अभी तो देखें उनकी जो बेल हुई है ना, वो 190 मिलियन पाउंड वाले केस का ऑलमोस्ट करीब है, उसका डिसीजन आ जाना है। वो ट्रायल चल रहा है और वो ट्रायल जो है ये मेरे से बेहतर जानते हैं, उसमें नहीं, उसमें सजा हो सकती है। जमानत हुई है लेकिन उसमें सजा हो सकती है। जब सजा हो जाए तो जमानत किसने बताया? मैं देखें सजा हो सकती है ना, अगर हो गई तो फिर उसमें क्या होगा? देखें, पहली बात तो यह है कि 12 तारीख को फैसला हो जाना है और वो केस अभी चलेगा। तो मेरा ख्याल है कि उनकी ज़मानत अगर हो गई तो ही विल बी आउस्टेड और ही विल बी आउट फ्रॉम द जेल। और मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए, कानून और का इंसाफ का तकाजा यही। दूसरा जो बात की है आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, मैं ये समझता हूँ कि जब मीनिंगफुल कंसल्टेशन की बात है ना, अल जिहाद ट्रस्ट में फैसला हुआ 96 में, दूसरा फैसला शेख रियाजुल हक की जजमेंट में हुआ कि जो भी कोई ट्राइब्यूनल जुडिशल फंक्शंस कर रहा हो वो विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द कंसर्न चीफ जस्टिस नहीं हो सकता। अब ये कहते थे कि जो चीफ जस्टिस ने नाम भेजे हैं हम वो नहीं मानते। अच्छा, वो ये नहीं रिफ्यूज़ कर सकते। मेरा ख्याल है कि मुनासिब ये था कि उन ट्राइब्यूनल्स को जिन्होंने फंक्शनिंग शुरू कर दी थी उसको ऑर्डर को सस्पेंड ना करते तो ठीक। आप बताइए, खास करके खान साहब के हवाले से जो नए केसेस हैं, इस पे मैं आपका कमेंट चाहूंगी और आखिरी कमेंट आपका ही। देखिए आसमा, बहुत सीधी सी बात है, हमारी यहाँ बहुत सी बड़ी वेग टर्म्स यूज होती हैं। अभी ये मीनिंगफुल कंसल्टेशन की बात हुई, अपोजिशन और गवर्नमेंट में मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। मेरा ख्याल है हम बड़े सीजनड लोग हैं, हम बड़े पार्लियामेंट में पहुँचते हैं, अमेंडमेंट्स करते हैं, कानून बनाते हैं। खुदा के लिए चीज़ों को स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या माने होते हैं मीनिंगफुल कंसल्टेशन के? मुझे बताएं तो, कोई समझा दे मुझे इसके क्या माने होते हैं मीनिंगफुल कंसल्टेशन। एक वेग सी टर्म है ऑफ कोर्स इसमें। देखिए हमेशा इसी पे झगड़ा रहता है। इलेक्शन कमीशन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर करती है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन के तहत बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, एक कंसेंसस से हो, वर्ड कंसेंसस आना चाहिए, बजाय इसके कि मीनिंगफुल वेग टर्म है। जैसे आपने आर्टिकल 19 है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, क्या माने होते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के? वो खुद ही पाबंदी भी लगा रहा है आर्टिकल 19 डिफाइन कर लेते हैं ना। नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट हाँ, चीज मैं समझता हूँ नेशनल इंटरेस्ट में हो सकता है कि वो चीज आप ना समझते हो नेशनल इंटरेस्ट में। डिफाइन करें ना नेशनल इंटरेस्ट को। ठीक बात, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया और अनफॉर्चुनेटली बहुत से भी गई, मगर बात यही है कि इस वक्त जितने भी मामलात हैं उस सब के अंदर मीनिंगफुल डिस्कशन, मीनिंगफुल एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, बामानी मुज़ाकरात की, और वो पाकिस्तान के सियासतदान ही कर सकते हैं। वो अभी तक उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।